हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य अकेडमी। आज हम CGPSC मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 7 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रश्न पत्र 7 का इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आज हम भाग 1 पर चर्चा करेंगे। भाग 1 का शीर्षक है कल्याणकारी व विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। चलिए, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। जहाँ हमारा टॉपिक होगा, जहाँ आपके स्टार्टिंग के टॉपिक क्या हैं, वो है आपके भारतीय समाज की विशेषताएँ और सामाजिक विधान। तो भारतीय समाज की विशेषताएं और सामाजिक विधान, इसको पढ़ने के पहले हमको एक चीज़ यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वो है आपका क्या, समाज। तो समाज पर हम विस्तार पूर्वक तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम समाज को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमको भारतीय समाज की विशेषताएं और अच्छे तरीके से क्या हो समझ में आए, और भारतीय समाज की विशेषताएं और उसकी समस्याओं को पढ़ते हुए हम क्या कर पाएँ, सामाजिक विधान को भी क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। चलिए, तो देखते हैं समाज। तो अगर समाज क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो समाज का मतलब होता है लोगों का समूह। तो एक अकेला व्यक्ति समाज का निर्माण नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या चाहिए, व्यक्तियों का समूह चाहिए, एक से अधिक व्यक्ति चाहिए यहाँ पर। तो समाज जो होता है, सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो ये होता है क्या, व्यक्तियों का समूह या फिर क्या, ग्रुप। अब देखिए, इस समाज में समाज जो है वो एक से अधिक व्यक्तियों का क्या है, समूह है, जिसमें सभी मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो समाज जो है क्या है, व्यक्तियों का समूह है, जिसमें क्या होते हैं, मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। अब देखिए, व्यक्ति हैं, तो इन व्यक्तियों से क्या होगा, व्यक्तियों का एक क्या बनेगा, संगठित समूह बनेगा। एक संगठित क्या बनेगा, समूह बनेगा। अब इस संगठित समूह में देखिए, यहाँ पर जब भी व्यक्तियों का कुछ संगठित समूह बनता है तो वहाँ पर कुछ न कुछ क्या होते हैं, अर्थपूर्ण या फिर क्या, उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं। अर्थपूर्ण क्या होंगे, क्रियाकलाप। तो व्यक्तियों के समूह में कहता है कुछ ना कुछ उद्देश्यपूर्ण क्या है, मतलब जो भी क्रियाकलाप होंगे इस संगठित समूह में, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, उसके कुछ मायने होंगे, उससे कुछ मीनिंग छुपा होगा उसमें। तो इसमें क्या होंगे, कुछ ना कुछ उद्देश्यपूर्ण क्या होंगे या फिर अर्थपूर्ण क्या होंगे, क्रियाकलाप होंगे। साथ ही क्या होगा, जब ये क्रियाकलाप होंगे तो इससे क्या होगा, मानवीय संबंध या फिर क्या, परस्पर संबंध भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। परस्पर संबंध भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। जिस प्रकार से परस्पर संबंध बढ़ेंगे, आप उस प्रकार से क्या करने लगेंगे, व्यवहार भी करने लगेंगे। आप उस प्रकार से क्या करने लगेंगे, व्यवहार करने लगेंगे। इन सब के कारण क्या होता है, ये सब चीज़ें जब किसी समूह में, संगठित समूह में होती हैं तो वो जन्म देती है किसको, सामाजिक अंतःक्रिया को। सामाजिक अंतःक्रिया को। इन सामाजिक अंतःक्रियाओं से क्या होती है, जो व्यवस्था बनती है। इन सामाजिक अंतःक्रियाओं से जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाज। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाज। तो देखिए, व्यक्ति होंगे तो व्यक्तियों से क्या होगा आपका, उनका जब एक से अधिक व्यक्ति मिलेंगे तो उनका क्या बनेगा, समूह बनेगा। तो ये व्यक्तियों का एक क्या कहलाएगा, संगठित समूह कहलाएगा। इस संगठित समूह में हमेशा क्या होंगे, कुछ न कुछ अर्थपूर्ण या फिर क्या, उद्देश्यपूर्ण क्या होंगे, क्रियाकलाप संपन्न होंगे। इन उद्देश्यपूर्ण या फिर अर्थपूर्ण क्रियाकलाप जब बढ़ते जाएंगे तो इससे क्या होगा, परस्पर संबंध वो और नज़दीक आते जाएंगे। जब वो और नज़दीक आते जाएंगे तो उसके अनुरूप क्या करने लगेंगे, वो व्यवहार करने लगेंगे। तो इन सब के कारण क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है, उत्पन्न होती है, और इन सब से जो व्यवस्था बनती है उसको हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। देखिए, आसान शब्दों में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं, व्यक्ति, ये व्यक्ति जो है क्या करेंगे, कोई ना कोई क्या करेंगे, एक कार्य करेंगे। कोई ना कोई क्या करेंगे, कार्य या फिर क्रिया। कोई ना कोई क्या करेगा, ये कार्य या फिर क्रिया। तो जब व्यक्ति कोई ना कोई कार्य या फिर क्रिया करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं व्यवहार। उसको हम कहते हैं व्यवहार। जब ये व्यवहार क्या हो जाए, समाज के प्रति हो, तो हम क्या कहेंगे इसे, सामाजिक व्यवहार। तो इसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक
व्यवहार। जब ये व्यवहार किसके प्रति हो, समाज के प्रति हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक व्यवहार। अब देखिए इस सामाजिक व्यवहार से क्या होगी, इसको हम सामाजिक व्यवहार या फिर क्या, सामाजिक क्रिया। इस सामाजिक व्यवहार से क्या उत्पन्न होगी, सामाजिक क्रिया। जब ये सामाजिक क्रिया बार बार होगी तो ये क्या कहलाएगी, जब ये सामाजिक क्रिया बार बार होगी तो क्या कहलाएगी, ये सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये कहलाएगी सामाजिक अंतःक्रिया। जब ये सामाजिक अंतःक्रिया लंबे समय तक चलेगी, जब ये सामाजिक अंतःक्रिया लंबे समय तक चलेगी तो क्या कहलाएगा, ये सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध। और इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को, इन्हीं सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं, समाज। इसे हम क्या कहते हैं, समाज। तो आप देख सकते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर क्या करते हैं, जब क्रिया करते हैं, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कहीं पर जो है नए नए आप रहने गए किसी शहर में, अब वहाँ आपको कोई नहीं जानता है, आपके घर में कोई सामान मान लीजिए कभी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो आपको अचानक क्या है, उस समय कोई शॉप वगैरह खुले नहीं है, पर आपको वो सामान अर्जेंट चाहिए, तो आप अपने कहाँ पर जाते हैं, अपने पड़ोस में जाते हैं। उसको आप नहीं जानते हैं अभी, लेकिन आपके पड़ोस में वो रहता है, तो अपने पड़ोस में जाते हैं, उससे वो सामान मांगते हैं। तो उससे आप सामान मांगने गए, मतलब क्या हुआ, कोई अर्थपूर्ण, दो व्यक्ति यहाँ पर मिल रहे हैं, दो व्यक्ति मिल रहे हैं और दोनों के बीच क्या हो रहा है, कोई अर्थपूर्ण क्या हो रहा है, क्रियाकलाप हो रहा है। आप उससे ज़रूरत के सामान मांग रहे हैं, अब हो सकता है उसमें सामान हो तो आपको सामान में क्या करता है, वो देता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कोई सामाजिक व्यवहार आपने किया, तो सामाजिक क्रिया इससे क्या हुई, बनी। जब ये सामाजिक क्रिया क्या हो गई, बार बार हुई, मतलब कभी आपको ज़रूरत पड़ा, कभी उनको ज़रूरत पड़ा, आप उनके घर आना जाना करने लगे, तो इससे क्या हुआ, जब ये सामाजिक क्रिया बार बार हो रही है, तो इससे क्या उत्पन्न हुआ, सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न हुई। सामाजिक अंतःक्रिया जब लंबे समय तक चलेगी तो आप क्या होंगे, परस्पर संबंध बनेंगे। परस्पर संबंध कहने का मतलब क्या, आप उनकी सामाजिक, आप उनकी पारिवारिक गतिविधियों में क्या हो रहे हैं, विवाह इत्यादि में, फिर किसी भी फैमिली फंक्शन में आपको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वहाँ और भी अन्य लोगों से आपकी क्या हो रही, मुलाकात हो रही है, उनके जान पहचान वालों से, आपके जो पहचान वाले हैं उनसे आप मिलवा रहे हैं किनको, उनको। तो इससे क्या बढ़ा, आपका सामाजिक संबंध बढ़ा। तो यही जो पूरा जो जाल आपका बन रहा है वो क्या कहलाता है, आपका, वो आपका कहलाता है क्या, समाज कहलाता है। तो देखिए ये था आपका क्या, समाज। अब ये समाज होता है, इस पर नियंत्रण रखना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। इस समाज पर क्या है, कंट्रोल भी क्या है, ज़रूरी है। तो इस समाज पर नियंत्रण जो होता है वो दो प्रकार से रखा जाता है। समाज पर नियंत्रण क्या होता है, दो प्रकार से रखा जाता है। पहला होता है क्या, आपका औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण, और दूसरा होता है अनौपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण। तो समाज पर नियंत्रण दो प्रकार से रखा जाता है, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, औपचारिक नियंत्रण जो है राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम। राज्य कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर राज्य का मतलब है सरकार। तो सरकार द्वारा बनाए गए क्या है, कानूनों के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर नियंत्रण होता है। अगला देखिए इसमें अनौपचारिक नियंत्रण कैसा होगा। अनौपचारिक नियंत्रण जो है रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार इत्यादि के द्वारा क्या होता है, अनौपचारिक नियंत्रण होता है। तो ये समाज के अंदर जो है दो प्रकार से क्या है, नियंत्रण होते हैं। पहला होता है औपचारिक नियंत्रण, जो किसके माध्यम से, कानूनों के माध्यम से होता है, जो सरकार बनाती है। और अनौपचारिक नियंत्रण किसके माध्यम से होता है, रीति रिवाज, परंपराओं के माध्यम से होता है। जैसा आप देखते हैं क्या, सती प्रथा भारत में चलती थी, सती प्रथा भारत में क्या हो गई, बंद हो गई। किसके द्वारा बंद हुई, तो समाज में क्या थी, एक बुराई थी, वो समाज पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, सती प्रथा को प्रतिषेध करने के लिए अधिनियम लाया गया। तो किसने लाया, सरकार ने लाया। मतलब क्या था, ये औपचारिक नियंत्रण समाज पर। जैसे विवाह इत्यादि संस्कार इत्यादि होते हैं, उपनयन संस्कार होता है, विद्यारंभ संस्कार होता है, मृत्यु होने पर जो संस्कार होते हैं, इन सब संस्कारों के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, समाज पर अनौपचारिक रूप से क्या करते हैं, हम नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो आपने क्या देख लिया, यहाँ पर समाज के बारे में देख लिया। अब थोड़ा हम समाज की विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। समाज की विशेषताएं। देखिए पहली विशेषता क्या होगी समाज की, पहली विशेषता तो यह है कि समाज क्या होता है, अमूर्त होता है। समाज क्या होता है, अमूर्त होता है।
अब समाज अमूर्त होता है कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर कि जो समाज होता है इसका कोई रंग रूप या फिर क्या आकार नहीं होता, इसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, उकेर नहीं सकते हैं, कहीं पर इसका आप शेप या फिर इसका आकार आप बना नहीं सकते हैं। तो समाज कैसा है, अमूर्त है, लेकिन आप समाज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो व्यक्तियों का समूह होता है जिसको हम समाज कह रहे हैं, इस समाज का कोई भी क्या है आकार नहीं होता है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, इसका आप नक्शा नहीं बना सकते हैं, इसको आप उकेर नहीं सकते हैं कहीं पर। ये कैसा होता है, अमूर्त होता है, लेकिन जो समाज के अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, उसके माध्यम से आप समाज को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरी विशेषता देखिए आप समाज की, दूसरी विशेषता होती है कि समाज कैसा है, परिवर्तनशील होता है। समाज जो है वो परिवर्तनशील, समाज में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब क्या होगा कि जो समाज होता है, आप फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि आज से कम 100-200 साल पहले क्या जो भारतीय समाज था, जो समाज हम देखते हैं, तो वो भारतीय समाज अब क्या हो चुका है, उसमें लगातार समय के साथ क्या हुआ है, बदलाव हम देख रहे हैं, हम देखते जा भी रहे हैं हम यहाँ पर। जैसे पहले क्या चलता था, आपके पास बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह होता नहीं था वहाँ पर, समझ रहे हैं ना, या फिर सती प्रथा था, पर्दा प्रथा था, तो ये सभी चीज़ें समाज में विद्यमान थी। पर अभी वर्तमान समाज में सभी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। मतलब समाज में लगातार क्या है, बदलाव हो रहे हैं। तो समाज की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है, परिवर्तनशीलता। सब आसान विशेषताएं हैं इसकी। तीसरी विशेषता देखिए इसमें आप, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल सार्वभौमिकता, मतलब समाज जो है हर जगह विद्यमान होता है, समाज हर देश काल परिस्थिति में विद्यमान होता है। ये कहने का मतलब ये हो रहा है कि समाज जो है हर देश में एग्जिस्ट करेगा। आप चाइना चले जाए वहाँ भी समाज होगा, आप अमेरिका चले जाए वहाँ भी समाज होगा, भारत में भी समाज है। बस वहाँ के समाज यहाँ के समाज में क्या होगा, उन समाज की थिंकिंग अलग हो सकती है, लेकिन वहाँ पर समाज क्या है, एग्जिस्ट करेगा। मतलब समाज हर जगह होता है, हर देश में समाज होता है। समाज कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता देखते हैं समाज की, वो है आपका स्तरीकरण। स्तरीकरण, ये इसकी चौथी विशेषता है। स्तरीकरण का मतलब क्या होता है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, अपने अपने अनुसार क्या करता है, कार्य करता है। तो कोई क्या करता, मतलब समाज में जो व्यक्ति होता है क्या करता है, वो अलग अलग कार्य करता है अपने अपने हिसाब से, और अपने कार्य के अनुसार क्या होता है, वो अमीर, गरीब, कृषक, औद्योगिक आदि कहलाता है वो। तो ये क्या है, आपका समाज जो है क्या है, व्यक्ति के कार्य के अनुसार क्या रहता है, बटा रहता है। तो ये क्या कहलाता है, ये समाज का स्तरीकरण कहलाता है। तो समाज में कैसा है, स्तरीकरण भी क्या होता है, विद्यमान होता है। क्लियर है। चलिए पांचवा देखते हैं इसमें हम। फिफ्थ है आपका क्या, परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता, तो परस्पर निर्भरता कहने का मतलब क्या है, आप देख सकते हैं, आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था। समाज में जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति क्या करता है, कोई ना कोई जो मतलब दो व्यक्तियों के बीच क्या होगा, हमेशा उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप हो रहे हैं, मतलब क्या है, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई क्या है, अर्थ छुपा हुआ है। आप अकारण कोई भी कार्य वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मतलब व्यक्ति कैसा है समाज के अंदर, उसके अंदर परस्पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। तो यहाँ पर परस्पर निर्भरता भी एक कैसा है, गुण है या फिर एक विशेषता है किसकी, समाज की। छठवां देखिए, जनसंख्या। ये तो आसान है, जनसंख्या। सातवां, स्थायी। अब देखिए समाज में, समाज की विशेषता क्या है, स्थायित्व भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था क्या, परिवर्तनशीलता, जहाँ मैंने बताया कि समाज में लगातार क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। समय के अनुसार समाज क्या होता रहता है, बदलता रहता है। फिर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, स्थायी। तो स्थायी और परिवर्तनशील दोनों में देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो यहाँ पर परिवर्तनशील ये बोल रहा है कि समाज में लगातार क्या है, समय के अनुसार क्या है, बदलाव हो रहे हैं। जिन चीज़ों की आवश्यकता समाज को पड़ रही है, उन चीज़ों को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट करता जा रहा है वो। और जो बुराइयाँ थी समाज में, तो क्या कर रहा है, वो दूर करता जा रहा है वो। लेकिन स्थायी कहने का मतलब ये है कि समाज हमेशा क्या रहेगा, बना रहेगा। समाज कभी भी क्या नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति के चले जाने से समाज जो है क्या नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर समाज में स्थायी कहने का मतलब क्या है कि समाज जो है किसी एक व्यक्ति के चले जाने से क्या है, समाप्त नहीं हो जाएगा। मतलब समाज हमेशा क्या है, बना रहेगा। तो समाज में क्या है, स्थायित्व भी पाया जाता है। तो ये समाज की क्या थी, प्रमुख विशेषताएं थी। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा टॉपिक भारतीय समाज, जो हमारे सिलेबस में लिख कर दिया गया है, भारतीय समाज।
तो आपने जान लिया यहाँ पर कि समाज का मतलब क्या होता है, समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। अब इससे ज़्यादा जो है आप समाज शास्त्र में इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, समाज के बारे में इतनी जानकारी क्या है आवश्यक थी, किसके लिए, भारतीय समाज और सामाजिक विधान को समझने के लिए। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या, भारतीय समाज। भारतीय समाज, देखिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं समाज को लेकर। तो समाज की जो दो अवधारणाएं क्या क्या हैं देख लीजिए, दो अवधारणाएं। पहली अवधारणा है समाज और दूसरी अवधारणा है एक समाज। एक समाज, तो समाज को लेकर दो अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक अवधारणा क्या है, समाज, और दूसरी अवधारणा क्या है आपकी, एक समाज। तो समाज मतलब क्या है आपका, व्यक्तियों का समूह, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर। तो समाज का मतलब क्या है, व्यक्तियों का समूह। ये कैसी है, व्यापक अवधारणा है। ये कैसी है, व्यापक अवधारणा है। क्लियर है, ये कैसी है, व्यापक अवधारणा है। लेकिन जो एक समाज है, एक समाज का उदाहरण है क्या आपका, भारतीय समाज। एक समाज का उदाहरण क्या है, भारतीय समाज। अब देखिए एक समाज कहने का मतलब क्या होता है, जो एक समाज होता है, ये एक समाज जो है एक सामाजिक इकाई को इंगित करता है। ये एक समाज क्या करता है, ये एक समाज जो है एक सामाजिक इकाई को इंगित करता है। एक सामाजिक इकाई को इंगित करता है। अब एक सामाजिक इकाई को इंगित करता है कहने का मतलब क्या है कि जो होता है एक जनजाति अथवा एक देश को क्या करता है, बतलाता है। तो एक जनजाति अथवा एक देश को क्या करता है, ये बतलाता है। लेकिन ये किसको बता रहा है, इसके बारे में हमने व्यापक मतलब ये बहुत ज़्यादा कैसा है, एक ब्रॉडर सेंस में इसको हम पढ़ते हैं कि इसको समाज को, मैंने आपको ऊपर ही बताया, इस पर और विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं किसमें, हम जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जो एक समाज है कैसा एक संकीर्ण अवधारणा है, जिसका एग्जाम्पल क्या है आपका, भारतीय समाज, अमेरिका का समाज, चाइना का समाज, जनजातीय समाज, औद्योगिक समाज, कृषक समाज। क्लियर है, ये सब कैसे हैं, एक समाज के एग्जाम्पल हैं, जो किसी एक सामाजिक इकाई क्या कर रहा है, किसी एक सोशल यूनिट को क्या करता है, वो बतलाता है। किसी एक देश अथवा किसी एक जनजाति के बारे में क्या करता है, वो अगर बतलाता है तो क्या करता है, वो क्या कहलाता है, वो एक समाज कहलाता है। तो भारतीय समाज भी किसका एग्जाम्पल है, वो एक समाज का एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलिए ये जो एक समाज होता है इसकी अपनी एक क्या होती है, आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक। क्लियर है, तो आर्थिक, राजनैतिक, पारिवारिक एक संस्था होती है जो अन्य समाजों से क्या होती है, विशिष्ट और स्वतंत्र होती है। जो अन्य समाज से क्या होती है, अपेक्षाकृत विशिष्ट और क्या होती है, स्वतंत्र होती है। ये जो एक समाज होता है इसकी क्या होती है, मतलब अपनी एक विशेष क्या होती है, पहचान होती है, अपनी एक विशेष संस्थाएं उसकी होती हैं। तो उसकी संस्थाएं जो हैं अन्य समाजों से क्या होती हैं, अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उससे विशिष्ट होती हैं। ये एक समाज की क्या है, विशेषता है। और एक समाज का एग्जाम्पल ये क्या है आपका, भारतीय समाज। देखिए आप भारतीय समाज की संरचना पर चर्चा करते हैं हम। भारतीय समाज की संरचना, भारतीय समाज की संरचना या बनावट, भारतीय समाज किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो देखिए भारतीय समाज मिलकर बना है गांवों से, भारतीय समाज मिलकर बना है कस्बों से, कस्बों से बड़े क्या होते हैं, नगर। तो भारतीय समाज गांवों से मिलकर बना है, कस्बों से मिलकर बना है, नगरों से मिलकर बना है। भारतीय समाज और किससे मिलकर बना है, भारतीय समाज जाति से मिलकर बना है। भारतीय समाज जो है वो जनजाति से मिलकर बना है। क्लियर है, भारतीय समाज जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्गों से मिलकर बना है। ये सब क्या है, भारतीय समाज की संरचना है। तो गांव, कस्बों, नगर, जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग इत्यादि ये सब क्या हैं, भारतीय समाज में क्या होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। इन सबसे मिलकर क्या बनता है, भारतीय समाज बनता है। ये क्या थी, भारतीय समाज की संरचना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भारतीय समाज की विशेषताएं। तो देखते हैं भारतीय समाज की विशेषताएं। भारतीय समाज की विशेषता अगर हम देखें तो देखिए पहली विशेषता क्या होगी इसकी, पहली विशेषता तो क्या है, अनेकता में एकता, विविधता में एकता।
तो भारतीय समाज की पहली विशेषता है क्या? विविधता में एकता। विविधता में एकता। अब विविधता या फिर अनेकता में एकता कहने का मतलब क्या है? तो भारत में जो है विभिन्न धर्म, जाति, बोली, संप्रदाय, बहुत अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो आप थोड़ा सा अगर भारत में कहीं चले जाते हैं, कुछ दूरी तक चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, उस जगह की पूरी संस्कृति क्या होती है, बदल जाती है, वहाँ की भाषा बदल जाती है, तो पूरा रहन सहन, खान पान, सब चीज़ क्या होता है वहाँ पर बदल जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो सभी कहाँ पर विद्यमान है, वो सभी कहाँ पर हैं, उन सभी को पता है कि उनका देश क्या है, भारत है। तो आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, हो सकता है लैंग्वेज बैरियर आपको उसका सामना करना पड़े, भाषा का सामना करना, जो भाषा जो है उसके अवरोध का सामना करना पड़े आपको, वहाँ के रहन सहन, खान पान का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन तब भी आपके मन में क्या है, कोई डर विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि आप अपने स्वयं के देश में रहते हैं। तो भारत में क्या है, हर जगह कल्चर क्या है, अलग अलग है, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी क्या है, एकजुट होकर कहाँ पर रहते हैं, भारत में रहते हैं। ये किसको दिखाता है? ये भारतीय समाज की विशेषता को बतलाता है कि इतनी विविधताएं होने के बाद भी सभी किसके लिए जीते हैं, भारत देश के लिए क्या होते हैं, जीते हैं। दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता देखिए यहाँ पर, प्राचीनता एवं स्थायित्व। दूसरी विशेषता है प्राचीनता एवं स्थायित्व। प्राचीनता एवं स्थायित्व। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, प्राचीनता और क्या, स्थायित्व। प्राचीनता कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज बहुत ज़्यादा क्या है, प्राचीन है। अब जितने प्राचीन समाजों के बारे में बात करें, चाहे वो रोमन हो, बेबीलोन हो, मेसोपोटामिया हो, तो इन सब के जो समाज हैं, इन सब के साथ जो है भारतीय समाज की भी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। मतलब भारतीय समाज कैसा है, बहुत पुराना है। भारतीय समाज पुराना भी है और साथ में क्या, स्थायित्व विद्यमान है। बहुत से समाज जो है वो क्या हो चुके हैं, लगभग विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन भारतीय समाज अभी भी कैसा है, उसका स्थायित्व फिर कैसा है, वो भारतीय समाज अभी भी कैसा है, बना हुआ है, जो दिखाता है क्या, इसकी विशेषता को, कि भारतीय समाज बहुत ज़्यादा क्या है, प्राचीन है। और प्राचीन होने के साथ साथ उसमें क्या है, स्थायित्व का गुण भी क्या है, विद्यमान है। वो अभी तक कैसा है, भले उसमें बदलाव हो रहे हैं, वो बदलाव क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो कभी भी क्या है, विलुप्त नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्या है, भारतीय समाज चल रहा है। तीसरी विशेषता देखते हैं इसमें हम। तीसरी विशेषता है सहिष्णुता। थर्ड विशेषता है सहिष्णुता। अब सहिष्णुता कहने का मतलब क्या है, भारत में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, लेकिन भारत जो सभी धर्म जाति के लोगों को क्या करता है, उनके प्रति समान आदर का भाव रखता है। ये किसको दिखाता है, भारत के सहिष्णुता होने के प्रमाण को दिखलाता है। तो भारत में जो कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ये सभी धर्मों में क्या है, अलग अलग क्या है, धर्मों की मान्यताएं हैं, अलग अलग उनके क्या है, रहन सहन, उनकी अलग अलग कल्चर हैं। लेकिन अलग अलग कल्चर, अलग अलग चीज़ें होने के बाद भी उन धर्मों के प्रति क्या है, भारत में, भारतीय समाज में कोई द्वेष का भाव रखा नहीं जाता है। तभी तो भारत में क्या होता है, हर धर्मों के लोग बहुत आराम से क्या है, यहाँ पर बिना डर के क्या रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो भारत में क्या है, आपका ये सहिष्णुता का भी कैसा है, भारतीय समाज की क्या है, विशेषता है। चौथा देखिए, अब देखिए सहिष्णुता मतलब वही हो रहा है कि मतलब भारत में क्या है, भारतीय समाज में आप देख सकते हैं कि इसके पहले जो है कभी क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर आए, फिर बाद में अंग्रेज भी यहाँ पर आए। तो यहाँ भारत में क्या हुआ, मुस्लिम धर्म का भी प्रसार हुआ, क्रिश्चियनिटी का भी प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। तो विभिन्न धर्मों का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी धर्म किसी अन्य धर्म के प्रति क्या नहीं कर रहा है, वो द्वेष का भाव नहीं रख रहा है। तभी भारत में क्या है, इतनी विविधताएँ होने के बाद भी क्या है, एकता विद्यमान है। तभी तो बहुत सारी विविधताएँ हैं धर्मों में, लेकिन भले यहाँ पर क्या हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, या फिर क्या हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी यहाँ पर क्या है, मिलजुल कर एक साथ क्या है, यहाँ पर रहते हैं। जो किसको दिखाता है कि भारत कैसा है, एक सहिष्णु देश है। भारत एक कैसा है, सहिष्णु देश है। ये भारत संविधान में भी कहा गया है कि भारत एक कैसा है, धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। भारत एक कैसा देश है, पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ का मतलब होता है क्या, धर्म के अंदर आस्था के विभिन्न रूप। धर्म के अंदर मान लीजिए क्या है, आपका धर्म है, तो धर्म के अंदर क्या है, आस्था के विभिन्न रूपों को हम क्या कहते हैं, पंथ या फिर क्या, संप्रदाय कहते हैं।
धर्म के अंदर आस्था के विभिन्न रूप मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक धर्म आप ले लीजिए, हिंदू धर्म ले लीजिए, तो हिंदू धर्म के अंदर आस्था के विभिन्न रूप क्या हैं, कोई शिव की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई शक्ति की पूजा करता, शक्ति मतलब कोई दुर्गा की पूजा करता है। तो विभिन्न देवताओं की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और उन देवताओं के अनुसार क्या बन गए, यहाँ पर संप्रदाय भी बन गए हैं। तो भारत क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भारत पंथ निरपेक्ष है, धर्म के आगे क्या है, पंथ के स्तर पर भी क्या रहेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा। ये किसको दिखाता है, ये भारत के सहिष्णु होने के प्रमाण को दिखाता है। क्लियर है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, इसमें हम चौथी विशेषता है आध्यात्मवाद। ठीक है, एक और विशेषता है वो है कि आपका समन्वय। समन्वय तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्या है, भारतीय समाज में क्या है, समन्वय का गुण विद्यमान है। मतलब आज तक इतने लोग भारत में, इन्होंने बहुत से धर्मों के लोगों ने यहाँ पर क्या किया रहा, पर कोई भी धर्म जो है क्या नहीं कर पाया, भारतीय समाज को नष्ट नहीं कर पाया। क्योंकि भारतीय समाज क्या होता है, सभी को अपने में मिलाकर क्या करता है, रख लेता है। तो समन्वय का गुण क्या है, इसमें विद्यमान है। क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम भी आए, क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन मतलब अंग्रेज भी यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं हो पाया, भारतीय समाज क्या नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका आकार क्या होता गया, बढ़ता गया। भारतीय समाज में क्या है, परिवर्तन भले देखने को मिला हमको, लेकिन विघटन देखने को नहीं मिला है। ये किसको दिखाता है, समन्वय भी क्या है, भारतीय समाज का एक गुण है, फिर एक क्या है, विशेषता है। पांचवा है आपका आध्यात्मवाद। आध्यात्मवाद, तो पांचवी विशेषता है भारतीय समाज की क्या, आध्यात्मवाद। तो आध्यात्मवाद कहने का मतलब क्या है कि भारतीय समाज में भौतिक संसार में जो आपको क्या है, जो सुख की चीज़ें मिल रही हैं आपको, भौतिक संसार कहने का मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, तो इस भौतिक संसार में सुख के पीछे न भागने के लिए भारतीय समाज में क्या है, कहा गया है, बल्कि ये क्या है, भारतीय समाज जो है मानसिक और आध्यात्मिक सुख की बात करता है, न कि कौन से भौतिक सुख की। तो भारतीय समाज में क्या है, मानसिक सुख की बात कही गई है, मानसिक सुख की बात कही गई है। तो भारतीय समाज में भौतिक सुख को क्या किया गया है, नकारा गया है, बल्कि यहाँ पर यह कहा गया है कि ईश्वर की सत्ता, आत्मा इत्यादि को क्या किया गया, यहाँ पर स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर जो है चरम सुख की जब बात की जाती है, तो यहाँ पर जो है भौतिक सुख को चरम सुख नहीं माना गया है, बल्कि ईश्वर के साक्षात्कार को, आत्मा के साक्षात्कार को यहाँ पर क्या माना गया है, चरम सुख माना गया है। तो मानसिक सुख की बात करता है कौन, भारतीय समाज। ये इसके आध्यात्मवाद होने का क्या देता है, परिचय देता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, छठवीं विशेषता, वो है आपकी धर्म की प्रधानता। धर्म की प्रधानता। तो भारतीय समाज कैसा है, धर्म प्रधान समाज है। तो धर्म प्रधान समाज कहने का मतलब क्या होता है कि भारत में, भारतीय समाज में जो समाज का नियमन होता है, जो व्यक्ति के व्यवहार पर जो नियंत्रण होता है, वो किसके माध्यम से होता है, वो धर्म के माध्यम से होता है। तो धर्म कहीं ना कहीं क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। तो धर्म कहने का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है अच्छी बातों का जिसमें समावेश हो, वो क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। यहाँ धर्म की ही परिभाषा है। तो अच्छी बातों का समावेश, तो अच्छी बातों के माध्यम से धर्म क्या मतलब, अच्छी बातों के माध्यम से यहाँ पर क्या करते हैं, भारतीय समाज में व्यक्ति पर हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फिर नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि भारतीय समाज एक कैसा है, धर्म प्रधान समाज है, जहाँ पर धर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्यक्ति पर नियंत्रण क्या करते हैं, हम स्थापित करते हैं। तो धर्म की प्रधानता आप देख सकते हैं कहाँ पर, अच्छी बातों का समावेश आप देख सकते हैं कहाँ पर, भारतीय समाज में। अगला देखते हैं, सातवां, अगला है अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता तो अनुकूलनशीलता कहने का मतलब क्या है कि भारतीय समाज में अभी तक बहुत सारे क्या है, बदलाव देखने को मिले हैं, पर उन बदलावों के बाद भी भारतीय समाज क्या है, अपने स्थायित्व के गुणों को क्या है, विद्यमान रखा हुआ है। तो भारतीय समाज का विघटन नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय समाज का क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो विघटन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारतीय समाज क्या कर लेता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको क्या कर लेता है, वो ग्रहण बहुत जल्दी कर लेता है। ये क्या दिखाता है, उसके अनुकूलनशीलता के गुण को दिखाता है।
आप देख सकते हैं भारत में विभिन्न संस्कृतियाँ आई, बहुत से धर्म यहाँ पर आए, लेकिन उन सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी वो भारतीय समाज में क्या है आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कोई भी धर्म किसी पर थोपा नहीं गया है, न ही भारतीय समाज में जो समाज जो है वो भारतीय समाज अपने जो आइडियोलॉजीज़ हैं उसको किसी अन्य पर थोपता भी नहीं है, बल्कि क्या करता है, ये अगर कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो उन चीज़ों को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या कर लेता है, वो ग्रहण जरूर कर लेता है। ये क्या है, भारतीय समाज की क्या है एक बहुत बड़ी और विशिष्ट क्या है विशेषता है, वो है क्या आपका अनुकूलनशीलता। मतलब ये क्या होता है भारतीय समाज, मतलब हर परिस्थिति में क्या होता है, ये ढल जाता है। ये क्या दिखाता है, इसके स्थायित्व को भी दिखाता है कौन, अनुकूलनशीलता। क्योंकि इतने दिन तक अगर टिका हुआ है तो उसका रीज़न क्या है कि भारतीय समाज क्या होता है, समय के अनुसार क्या होता है, जो बदलाव होता है उनको क्या कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्या होगा आपका अगली विशेषता, अनुकूलनशीलता। अगली विशेषता देखिए, अगली विशेषता है ऋण व यज्ञ व्यवस्था। ऋण व यज्ञ व्यवस्था। ऋण और यज्ञ मतलब क्या होता है, भारतीय समाज वैसे तो क्या है आध्यात्मवाद की ओर से झुकाव ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है ऋण मतलब क्या है, कुछ ऋण चुकाने के लिए कहा गया है, जैसे कि क्या क्या होता है आपका देव ऋण, पितृ ऋण और होता है ऋषि ऋण। तो देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण कहने का मतलब क्या है, जो हम संसार में, जो हम पृथ्वी में क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संपदा का हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसके बदले में उसका ऋण चुकाने के लिए यहाँ पर क्या है कहा गया है कि हम क्या करें, प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग के बदले में हम क्या करें, उसका ऋण चुकाएं। ये क्या कहलाता है आपका, ये आपका देव ऋण कहलाता है। तो प्रकृति का क्या करना, सेवा करना। तो प्रकृति की सेवा से आप क्या कर सकते हैं, देव ऋण से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। ऋण मतलब होता है उधार। तो आपको प्रकृति कुछ चीज़ें दे रही है, मतलब क्या है, आप पर उसका उधार है, उसका उधार आप कैसे चुकाएंगे, आप प्रकृति की सेवा करें, बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएं, स्वच्छ रखें अपने आसपास के क्षेत्र को, तो क्या होगा आपका ये प्रकृति का ऋण क्या हो जाएगा, चुक जाएगा। पितृ ऋण, ठीक है, पितृ ऋण मतलब जो आपको क्या है, जो आपके पालक हैं, क्लियर है, जो आपके पालक है, जो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनका भी ऋण बनता है, तो उनका ऋण भी आप क्या है आप चुका सकते हैं। फिर आपका ऋषि ऋण मतलब गुरुओं का, अपने से बड़ों का, ठीक, आप आदर करें, सम्मान करें, इसके माध्यम से क्या हो सकता है, ऋषि ऋण भी आप चुका सकते हैं। और भी होते हैं, ब्रह्म ऋण भी होता है, क्लियर है। तो ये क्या है, भारत में ऋण की व्यवस्था भी है। इसके अलावा क्या है, ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यहाँ पर 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप क्या करें, धर्म का पालन करें, और धर्म का पालन करते हुए क्या करें, अर्थ मतलब होता है धन, तो धन का क्या करें, संचय, धन को कमाएं आप। तो धर्म के अनुरूप क्या करें, मतलब आप गलत तरीके से क्या ना करें, धन को न कमाएं, ये बोलना चाह रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, क्लियर है, ये काम और क्या है आपका मोक्ष है। तो मतलब इन सब में क्या है आपका धर्म की प्रधानता है कि धर्म के अनुरूप ही क्या होना चाहिए, आपका काम भी होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये क्या था आपका, ये भारतीय समाज की विशेषता है, जो क्या करता है, जो बिलीव करता है किस पर, ऋण पर, यज्ञ अनुष्ठान पर, पुरुषार्थ पर, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांतों पर, पुनर्जन्म आदि के सिद्धांतों पर भी क्या करता है, वो बिलीव करता है। कौन, भारतीय समाज। ये इसकी क्या है, एक विशेषता है। 9वीं विशेषता देखते हैं इसमें हम। 9वीं विशेषता है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को आयु के हिसाब से क्या है कार्य करने के लिए कहा गया है। उसके अलग अलग क्या है दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका वर्णाश्रम व्यवस्था है। 4 वर्णाश्रम बताए गए हैं यहाँ पर। 10वां देखिए संस्कार। ये भी भारतीय समाज की विशेषता है। संस्कार कहने का मतलब क्या है कि भारत में, भारतीय समाज में विभिन्न संस्कार चलते हैं, चाहे विवाह के समय संस्कार हो, ये भी संस्कार है आपका। मृत्यु के समय संस्कार हो, ये भी आपका एक संस्कार है। बच्चे के जन्म होने पर भी क्या है, जो चीज़ें किया जाती है, संस्कार है आपका। उपनयन संस्कार, ये भी एक संस्कार है। तो ये संस्कार पर भी क्या करता है, बिलीव करता है। ये भी एक क्या है, विशेषता है किसकी, भारतीय समाज की। 11वां देखिए, अगली विशेषता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार,
तो भारतीय समाज में क्या है, संयुक्त परिवार की भी एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें क्या होता है, मुखिया होता है और उसके अधीन सारे परिवार के लोग क्या करते हैं, उस जगह परिवार में रहते हैं। तो संयुक्त परिवार भी इसकी क्या है, विशेषता है। अगला देखिए 12वां। ठीक है, इतना ही है। तो ये भारतीय समाज की क्या हैं, विशेषताएं हैं। तो विविधता में एकता, सब आसान आसान विशेषताएं जिनको आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डील करके यहाँ पर समझाकर लिख सकते हैं, अगर ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आता है अगर मेंस में। तो विविधता में एकता, प्राचीनता और स्थायित्व गुण विद्यमान है। सहिष्णुता मतलब सभी धर्मों के प्रति क्या किया गया, यहाँ पर आदर का भाव रखा जाता है। समन्वय, सभी धर्मों को क्या करता है, मिलाकर चलता है, ये भी क्या समन्वय को दिखाता है। सभी चीज़ों को क्या करता है, अपने अंदर समा लेता है भारतीय समाज। आध्यात्मवाद मतलब ये क्या करता है, भौतिक सुख की जगह जो है मानसिक और आध्यात्मिक सुख को क्या करता है, ये प्रमुख मानता है। धर्म की प्रधानता, तो धर्म ये क्या करता है, यहाँ पर धर्म जो है व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। धर्म कहने का मतलब क्या है, अच्छी बातों का जिसमें क्या हो, समावेश हो। अनुकूलनशीलता, हर परिस्थिति में क्या होना, ढल जाना। ऋण, यज्ञ, पुरुषार्थ, पुनर्जन्म, इन सब पर बिलीव करना। वर्णाश्रम पर बिलीव करना मतलब आयु के हिसाब से क्या किया गया है, व्यक्ति के कार्यों को बांटा गया है कि कौन कौन से कर्तव्य या फिर कार्यों को करने हैं। संस्कार और संयुक्त परिवार की व्यवस्था, ये सभी क्या हैं, भारतीय समाज की क्या है, विशेषताएं हैं। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर भारतीय समाज की समस्याएं। भारतीय समाज की समस्याएं, भारतीय समाज की समस्याएं। अब अगर हम समस्याओं की बात करें तो समस्याओं को जो है 3 कैटेगरी में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी क्या, सामाजिक कुरीतियाँ। सामाजिक कुरीतियाँ। दूसरा आपका होगा आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन। और तीसरी कैटेगरी जो होगी वो क्या होगा, मानवीय पिछड़ापन। मानवीय पिछड़ापन। तो भारतीय समाज की समस्याओं को हमने 3 भागों में यहाँ पर बांटा है। पहला है सामाजिक कुरीतियाँ, दूसरा है आर्थिक पिछड़ापन और तीसरा क्या है, मानवीय पिछड़ापन। अगर हम सामाजिक कुरीतियों की बात करें तो सामाजिक कुरीतियों में क्या क्या आएंगी, ये तो आसान है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सामाजिक कुरीतियों में आएगा क्या क्या, आपका जातिवाद मतलब छुआछूत भेदभाव वाला, क्लियर है, जातिवाद। और क्या आएगा, बाल विवाह। और क्या आएगा आपका, जातिवाद, बाल विवाह, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, क्योंकि भारतीय समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत जगहों में अभी भी क्या है, ये देखने को मिलती है कि लड़के लड़कियों में क्या करना, भेदभाव करना, लड़कों को ज़्यादा श्रेष्ठ मानना लड़कियों से। तो ये क्या है, लैंगिक असमानता को क्या है, दिखाता है। तो जातिवाद, बाल विवाह, लैंगिक असमानता और भी बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि दहेज प्रथा, क्लियर है, दहेज प्रथा, ये सभी क्या हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं। तो ये सामाजिक कुरीतियाँ क्या हैं, एक समस्याएं हैं किसके लिए, भारतीय समाज के लिए। चाहे वो क्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भेदभाव की समस्या हो, चाहे वो क्या हो, बाल विवाह जैसी समस्याएं हों, या दहेज प्रथा जैसी समस्याएं हों, या फिर क्या हो, लड़के लड़कियों में क्या करना, भेदभाव करने वाली जो समस्याएं हों, लैंगिक असमानता की। अगला है आपका आर्थिक पिछड़ापन से जुड़ी हुई समस्याएं। ठीक, ये एक बड़ी समस्याएं हैं जिसमें क्या क्या आती हैं, गरीबी, बेरोजगारी, और इन सब से क्या जन्म लेती है, भ्रष्टाचार, क्लियर है। तो आर्थिक पिछड़ापन क्या क्या आएगा आपका, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सभी क्या है, आर्थिक पिछड़ापन से जुड़ी हुई क्या है, समस्याएं हैं। अगला देखते हैं मानवीय पिछड़ापन। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आता है मानवीय मतलब जो मनुष्य जो पिछड़ रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है भारतीय समाज में, वो है आपका सबसे पहला क्या, एजुकेशन ना मिल पाना, अशिक्षा। वो क्या है, अशिक्षा। और क्या है, क्षेत्रवाद की समस्या, संप्रदायवाद, बाल श्रम,
क्लियर है? ये सभी क्या है? मानवीय पिछड़ापन को दिखाते हैं। ये सब क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख क्या हैं? समस्याएं हैं। तो इस भारतीय समाज में जो समस्याएं विद्यमान हैं, इस समस्या को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। तो ये समस्याएं दूर कैसी होंगी? ये समस्याएं जो है दूर हो सकती हैं कैसे? इन सामाजिक जो समस्याएं हैं, चाहे इसे क्या कहें, सामाजिक समस्याएं कहें या फिर सामाजिक क्या कहें, बुराइयां। ये सामाजिक समस्याएं या बुराइयां किसके माध्यम दूर हो सकती हैं? ये जो है दो माध्यम से दूर हो सकती हैं, या तो लोग स्वयं चाहें तो, और दूसरा क्या, सरकार क्या बना दे, इसके लिए कानून बना दे। तो जब सरकार इसके लिए क्या करने लगे, जब सरकार इसके लिए कानून बनाने लगे, जब सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जब सरकार क्या करेगी, जब सरकार या फिर जब राज्य क्या करेगा, कानून बनाएगा, लॉ बनाएगा, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, कानून, या फिर क्या, जब विधान बनाएगा, इस विधान को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विधान। सामाजिक विधान, क्योंकि ये विधान किसके लिए बन रहा है? सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए क्या है, कानून बन रहा है या फिर विधान बन रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सामाजिक विधान। तो भारतीय समाज में जो समस्याएं विद्यमान हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा जब क्या बनाया जाए, कानून बनाया जाए या विधान बनाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका सामाजिक विधान कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लिंक हुआ। पहले हमने समाज को समझा, समाज को समझने के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पर भारतीय समाज को हमने देखा, फिर भारतीय समाज की समस्याओं को हमने पढ़ा, और जब हमने भारतीय समाज की समस्याओं को पढ़ा तो हम क्या जान पाए कि भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं, फिर जो बुराइयां हैं, इन्हें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। और जब सरकार स्वयं क्या करने लगे, कानून बनाने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विधान कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, सामाजिक विधान। सामाजिक विधान ये हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक होगा। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सामाजिक विधान। सामाजिक विधान क्लियर है? इस पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। बस यहाँ पर आप समझ लीजिए कि सामाजिक विधान मतलब क्या होता है। तो सामाजिक विधान क्या है, राज्य द्वारा पारित, राज्य मतलब क्या, सरकार, सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं। क्लियर है? सामाजिक विधान जो है वो सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं जिनका उद्देश्य, जिनका उद्देश्य देखिए क्या क्या होता है, जिनका उद्देश्य पहला तो है सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक बुराइयों को क्या करना, दूर करना। दूसरा उद्देश्य सामाजिक विघटन को रोकना, सामाजिक विघटन को रोकना। तीसरा उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का निवारण, सामाजिक समस्याओं का निवारण। चौथा उद्देश्य वंचित वर्गों का संरक्षण, जो डिप्राइव क्लास हैं, वंचित वर्गों का संरक्षण। अगला उद्देश्य क्या है, समाज में सुधार व परिवर्तन लाना, समाज में सुधार और क्या लाना, परिवर्तन लाना। और सामाजिक नियंत्रण को और क्या बनाना, प्रभावी बनाना, सामाजिक नियंत्रण को क्या बनाना, प्रभावी बनाना। ठीक, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सामाजिक विधान जो है क्या है, राज्य सरकार द्वारा पारित वे कानून हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक बुराइयों को दूर करना, सामाजिक विघटन को रोकना, सामाजिक समस्याओं क्या करना, निवारण करना, वंचित वर्गों क्या करना, संरक्षण करना, और समाज में सुधार और क्या लाना, परिवर्तन लाना, और साथ ही सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक नियंत्रण को और अधिक क्या बनाना, प्रभावी बनाना है। तो इस कानून में क्या होंगी, ये सारे उद्देश्य से अगर क्या करे, सरकार क्या करे, कोई कानून बनाए किसके लिए, समाज के लिए, तो क्या कहलाता है वो सामाजिक विधान कहलाता है।
तो अगले क्लास में हम देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या कि सामाजिक विधान को प्रभावी बनाने के उपाय क्या होते हैं, सामाजिक विधान का क्षेत्र क्या होता है, और सामाजिक विधान के जो उद्देश्य हैं इन पर हम और भी जो है विस्तारपूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे। साथ ही सामाजिक विधान के प्रकार इत्यादि पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।